पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा ये गुना जिला का प्रवास विशेष तौर से कोविड-19 की सारी सिचुएशन को असेस करना और उसके बाद तैयारियों का जायजा लेकर के आने वाले समय में जो परिस्थितियां हमारे सामने दिख रही हैं उसके सिलसिले में। मित्रों, कोविड-19 का ये दौर अभी तक लगभग 100 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया, अभी तक समाप्त नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से इस वायरस ने पूरी दुनिया को भी और दुनिया के साथ साथ देश और प्रदेश में भी जो परिस्थितियां पैदा की हैं वो सब आप लोगों के जहन में हैं, अच्छी तरह से हैं। आर्थिकी बहुत प्रभावित हुई है, बहुत सारे लोगों की इसमें दुखद मृत्यु हुई है और इस वायरस का नेचर के बारे में अभी तक भी कहना बहुत कठिन काम है। जब शुरू के दौर में ये वायरस आया था तो उस वक्त ये लग रहा था कि ये दौर बहुत लंबा नहीं चलेगा। पिछले साल जब मार्च के महीने की अगर हम बात करें और एक धारणा ये भी थी कि गर्मी का मौसम आएगा, गर्मी आएगी तो वायरस कम होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं देखा गया। अलग अलग राज्यों में या अलग अलग रीजन में अलग अलग समय में पीक इसने लिया है। पिछले साल नवंबर और दिसंबर के महीने में हिमाचल पीक पर रहा और विशेष तौर से मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूँ, मई 2020 में हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति थी कि हमारे सामने एक एक्टिव केस रह गया और हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में उस वक्त ऐसे सोचा था कि 3-4 दिन के बाद ऐसी परिस्थिति हमारे बीच में आ जाएगी जब वो एक एक्टिव केस जो है वो भी स्वस्थ होकर के नेगेटिव हो जाएगा कोविड में और पूरा हिमाचल प्रदेश कोविड फ्री स्टेट जो है वो होने जा रहा है। लेकिन दौर उसके बाद फिर से आगे बढ़ा और नवंबर और दिसंबर के महीने में पिछले साल जब पीक पकड़ा तो आंकड़ा लगभग 10,000 एक्टिव केस तक पहुंचा। तो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है और उस दौरान मृत्यु का आंकड़ा भी 900 से पार हो गया था। और उसके पश्चात थोड़ी रिस्ट्रिक्शन भी हिमाचल प्रदेश में हमने इम्पोज की। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने भी बहुत बड़ा उसमें सहयोग दिया और ऐसी परिस्थिति में हम एक बार फिर से कोविड को हैंडल करने में काफी हद तक सफल रहे और अभी इस 2021 की फरवरी के महीने में हमारे पास हिमाचल प्रदेश में 219 एक्टिव केस रह गए थे और वो आंकड़ा भी पूरे देश भर के सभी राज्यों में से हिमाचल के लिए एक उत्साहवर्धक था क्योंकि बाकी राज्यों में मामले इससे ज्यादा थे कंपैरेटिवली। और ऐसी परिस्थिति में हमने सोचा कि ये कोविड अब समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर इस वायरस ने नए स्ट्रेन के साथ जो है वो स्पाइक ली और उसमें महाराष्ट्र, गुजरात,
दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, ये सारे प्रदेश जो है वो उस दौर में फिर से जो है बहुत तेजी के साथ संक्रमण फैलते हुए जो है वो वहां की परिस्थितियां बहुत विकट हुई। और आज हम फरवरी के 219 के आंकड़े से बढ़कर के एक्टिव केस हिमाचल प्रदेश में 8,444, जो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है। इस वायरस और पिछले वायरस में थोड़ा सा हमको जरूर कहना है, इसका स्प्रेड बहुत फास्ट है, बहुत तेज। पिछले साल 2000 का एक्टिव केस का आंकड़ा पार करने के लिए टुक ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, लेकिन अब की बार 2000 का एक्टिव केस का आंकड़ा पार करने के लिए सिर्फ 20 दिन लगे, जो एक बहुत बड़ा संक्रमण की दृष्टि से हमारे सामने एक बड़ा जो चिंता का विषय है। दूसरा, पिछली बार के वायरस में एक चीज और थी वो कि उस दौर में जो फर्स्ट फेज का जो वायरस का जो दौर था उसमें यूथ एंड स्टूडेंट्स के बीच में संक्रमण बहुत कम था। अब की बार क्योंकि वायरस ने अलग शेप ले ली और उस हालात में हिमाचल प्रदेश में स्टूडेंट्स और यूथ के बीच में इस वायरस का संक्रमण बहुत ज्यादा है। छोटी आयु के बच्चे, स्कूल पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे बहुत बड़ी तादाद में जो वो संक्रमित हुए। पिछले बार इसमें अंतर एक चीज को लेकर के ये जरूर है कि पिछली बार इस वायरस के खिलाफ जो है वो वैक्सीन की बात होती थी कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। अब की बार हमारे देश में भारत के ही साइंटिस्ट द्वारा निर्मित 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं और स्वाभाविक रूप से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साइंटिस्ट को प्रोत्साहित किया आगे बढ़कर के काम करने के लिए। और वैक्सीन का इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा अभियान जो है हमारे देश में चल रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वैक्सीन का अभिप्राय ये नहीं है कि भी ये इलाज अब शर्ती इलाज इसको बोल सकते हैं, पक्का वैक्सीन लग गई तो अब कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो चीफ मिनिस्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो हमारे एक्सपर्ट्स ने वो सारी जो प्रेजेंटेशन दी है, इस वैक्सीन की एफिकेसी 70% के जो हमारे यहाँ पर लग रही है तो 70% की लगभग है। दूसरी बात ये एक मात्र एक एडिशन है आपके वायरस से बचने के उपाय, जैसे मास्क आपके लिए मदद करता है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग आपके लिए मदद करता है वायरस से बचने के लिए, जैसे सैनिटाइजर या बार बार हाथ धोना आपको मदद करता है इस वायरस के संक्रमण से, उसी तरह से एक बेहतर कारगर उपाय आपका ये वैक्सीन भी है। तो उस सिलसिले में अभी वैक्सीन का अभियान हमारा चल रहा है। मैं आपके बीच में आज यहाँ ऊना में आकर के ये जरूर कहना चाहूंगा, हमने ये तय किया कि हम हिमाचल प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में जाकर के तैयारियों के सिलसिले में बातचीत करने के लिए प्रवास करेंगे। अभी हम लग रहा है कि हम पीक की तरफ बढ़ रहे हैं, पीक आना अभी बाकी है। ऐसी सूरत में सारी व्यवस्थाओं को उस लेवल पर अपग्रेड करना ये बहुत लाजमी है। हमारे पास पीपी किट की उपलब्धता, हमारे पास सैनिटाइजर की उपलब्धता, मास्क की उपलब्धता, बेड कैपेसिटी हमारी जो है उसको
बढ़ाने के लिए कहाँ का स्कोप निकल सकता है, इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के हम जिला वाइज जो है पिछले कल में सोलन जिला में था, नगर में हमने की और वहाँ से हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिरमौर जिला को भी जोड़ा हुआ था। इससे पहले मैं मंडी जिला था, मंडी जिला के साथ मैंने पूर्णो भी किया। इससे पहले मैं कांगड़ा जिला में था, तो कांगड़ा जिला के साथ हमने चंबा भी किया वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो आज ऊना जिला और उसके बाद हम हमीरपुर जिला में जाएंगे। जहाँ तक ऊना जिला में एक्टिव केस की बात है, 827 एक्टिव केस है। हालांकि जिला बड़ा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी नंबर उसके हिसाब से भी काफी बड़ा नंबर है ये। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में हमारी अभी तक तो बेड्स जो हमारे अवेलेबिलिटी जो है, तो उसमें लगभग हमारे 1650 बेड जो है हमने कोविड के लिए डेडिकेट करके रखे हुए हैं। बेड कैपेसिटी हमारी हिमाचल प्रदेश की, और उसमें से एट प्रेजेंट कल शाम तक की जो ऑक्यूपेंसी हमारी पास जो है वो 670 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मोर देन 50% अभी तक जो है उसमें अभी तक जो बेड हमारे उसमें खाली है। हमने ये भी तय किया कि ये 1656 की जो हमारी बेड कैपेसिटी अभी तक जो हमने ये मार्क करके रखी है हिमाचल प्रदेश में, उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी की जाए। हम उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं। फिलहाल जो हमने 2000 करने के लिए तो बोल दिया, उसके लिए सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, लेकिन इस महीने के अंत तक हम इसको और फर्दर अपग्रेड करके जो है इसको 3000 तक बेड कैपेसिटी हिमाचल प्रदेश में इसको एनहांस करने की प्लान करके रखे हुए, ताकि अगर एटऑल अगर संक्रमण बहुत तेजी से आता है तो उस सूरत में हमको उस तरीके के साथ काम करना होगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जो अभी तक हमारे पास टोटल जो मैं जिस तरह से बताई 8444 केसेस टोटल एक्टिव केसेस हैं, उसमें से मोर देन 95% केसेस जो है वो होम आइसोलेशन में है। और जो होम आइसोलेशन में है तो स्वाभाविक रूप से वो अपने वहाँ पर उस सारी व्यवस्था के अंतर्गत जो है अपना उपचार भी कर रहे हैं, और उपचार के साथ साथ में अपने परिवार के बीच में रह करके वहाँ पर वो इस दौर में से गुजर रहे हैं। उसके लिए हमने होम आइसोलेशन के मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ एक निर्णय लिए हैं, और उसमें पर्टिकुलरली जो होम आइसोलेशन में जितने भी लोग हैं उनके हेल्थ पैरामीटर्स हम मॉनिटर करें। उस बात के लिए सुनिश्चित जो नियर बाई जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं इंस्टीट्यूशंस के, वो भी काम कर रहे हैं, और उसके अतिरिक्त आशा वर्कर्स वो भी काम कर रहे हैं। और अभी हाल ही में 3 दिन पहले जो है पंचायती राज के हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पंचायत के प्रधानों के साथ, उप प्रधानों के साथ, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद मेंबर्स, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके जो है उनसे भी हमने सहयोग मांगा कि वो भी अपनी जिम्मेवारी उसमें सुनिश्चित करें कि उनकी पंचायत में कोई अगर एक्टिव केस होम आइसोलेशन में है, उन्हें किसी प्रकार की मदद की जरूरत है, उनको सहयोग देने के लिए आगे बढ़ करके काम करें। उसमें वो कर भी रहे हैं। अभी इस वायरस में हमने एक चीज को देखा है कि मैंने कहा कि स्प्रेड इसका बहुत फास्ट है, और उसके बाद जो हमारे इसमें देखने में आया है इसका फैटिलिटी रेट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, मृत्यु दर भी काफ़ी। पिछले कल भी हम देख रहे थे कि जहाँ हिमाचल प्रदेश में लगभग 1400 मतलब 1400 नए मामले आए, और उसमें से 12 लोगों की मृत्यु हुई, दुखद मृत्यु हुई है। हम सारी चीज़ों का कंपैरिजन नहीं करना चाहते हैं, अपने अपने स्टेट की अलग अलग सिचुएशन होती है। हमारा एडजॉर्निंग स्टेट बिल्कुल जो ऊना के साथ लगता है पंजाब, वहाँ की स्थिति बहुत ही जिसको हम बोल सकते हैं बहुत ही खराब स्थिति के दौर में से। दिल्ली की जिनकी बेड उपलब्धता वहाँ पर बेड मिल ही नहीं रहे हैं, ये स्थिति नहीं है वहाँ। और पंजाब का जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा पूरे देश भर में शायद लेकिन मैं दूसरे नंबर पर जा रहा है इस वक्त जो है वो पंजाब का जो चिंता का विषय है। कुछ रिस्ट्रिक्शन को लेकर के हमने बात की, लेकिन एक बात ये भी सच है कि
पिछली बार लॉकडाउन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन लॉकडाउन का अभिप्राय ये होता है कि सारी चीजों को होल्ड पर रखना पड़ता है, इनकी सारी व्यवस्थाएं जो है वो एक जगह फैल जाती है और उसमें बड़ा प्रभाव जो देखने को मिलता है वो मिलता है इकोनॉमी बहुत ज्यादा उसमें प्रभावित होती है। ऐसी सूरत में अब की बार हमने बहुत सारे जो हमारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और हमारे बहुत सारे जो चाहे वो किसान हैं, मजदूर हैं, हमारे होटल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े लोग हैं, सब सेक्टर के लोगों से हमने जो फीडबैक लिया है, सबकी राय एक है कि लॉकडाउन की तरफ अभी नहीं जाना चाहिए। परिस्थितियां बहुत खराब होंगी तो आने वाले समय में उन सारी चीज को लेकर के एक विचार होने की संभावना अगर होगी तो उस पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल अभी तक ये तय हुआ है कि हमने सब लोगों से चर्चा करने के बाद कि लॉकडाउन हम अभी तक नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एनफोर्स करेंगे इस वायरस से बचने के लिए जो भी किया जा सकता है, लोगों को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करने के साथ लोगों से सहयोग मांगना कि वो इसमें मदद करें। पिछले और अब की साल के इसमें अंतर जो खासतौर से जो देखने को मिला है वो एक ये है कि पिछली बार लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था। इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस कि सहयोग के लिए, कि कोविड आ गया, हमको गरीब आदमी के लिए मदद करनी है, जिसको खाना नहीं है खाना देना, जिसको राशन, जिसके पास राशन नहीं है राशन देना, जिसके पास मास्क नहीं है उसको मास्क देना, और हमको घर से बाहर कब निकलना, ऐसी चीजों को लेकर के। लेकिन लंबा अरसा होने के बाद चीजों में कैजुअलनेस आई स्वाभाविक रूप से, और लोग फटीग भी महसूस कर रहे हैं। लंबे अंतराल में जो है ये दौर चल रहा है, अभी तक समाप्त नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में फिर समाज को गंभीरता की तरफ ले जाना कि वायरस बहुत खतरनाक है, पीछे से ज्यादा खतरनाक है। ऐसी सूरत में सावधानियां ही एकमात्र बड़ा उपाय है इससे बचने के लिए। उस उपाय का हम पालन करें। उस दृष्टि से जो हमारे पंचायती राज, नगर परिषद, नगर निगम और नगर पंचायतें हैं, वहां के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से भी हमने आग्रह किया है कि वो उसमें अपनी भूमिका निभाएं। और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे व्यापार मंडल हैं और बहुत सारे जो एनजीओज हैं, उनके माध्यम से भी हमने इस बात के लिए अपील की है कि इस वायरस से बचने के लिए आप सब लोग भी लोगों को जहां जागरूक करना है वहां जागरूक करने में अपनी भूमिका निभाएं। और इसके अतिरिक्त जागरूकता के साथ साथ में हम जो है उसमें सहयोग की भूमिका, जिस प्रकार से पिछली बार हम सक्रिय सहयोग के साथ आगे बढ़े थे और कोविड को हैंडल करने में हम काफी हद तक उसमें सफल भी हुए, उस तरह से हम प्रयत्न करें, प्रयास करें। आज हम इसके बाद ऊना जिला में हमारी सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, उन बातों को लेकर के हम जरूर बात करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जो व्यवस्था है अच्छी। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कोविड के जो हमारे पेशेंट जो हॉस्पिटल में जो एडमिट हैं, उनकी अनुभव से हमने बहुत सारी चीजों को लेकर के सीखा भी। उसमें उनके लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न हुए हैं, प्रयास हुए हैं। पिछली बार हमारी प्रिपेयर्डनेस उतनी ज्यादा नहीं थी, अब की बार प्रिपेयर्ड हैं और उन लोगों को बेहतर ढंग से वहां पर मैनेज किया जा रहा है। हमने इस बात को भी अभी हाल ही में डॉक्टर्स को भी इस बात के लिए आदेश किए हैं और सख्त आदेश किए हैं। सीनियर डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल में हैं, जहां एक्टिव केस हमारे जो इस प्रकार के हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनके हेल्थ पैरामीटर्स, उनकी सारी देखभाल, उनके सारा जो है वो उनको बेहतर सुविधा देने के लिए वो खुद विजिट करें और विजिट करने के साथ में जो भी उनके लिए बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं उसको सुनिश्चित करें। अभी तक जो हिमाचल प्रदेश में हमने इस बात को देखा, हिमाचल की क्या फिर देश की स्थिति ऐसी है कि अधिकांश लोग जिनकी दुखद मृत्यु हुई है वो कोमॉर्बिडिटी पर है, 60 ईयर्स से ऊपर, और उसमें शुगर, हार्ट के पेशेंट हैं,
कैंसर के पेशेंट हैं, मतलब कोमॉर्बिडिटीज, मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, तो वो एक नंबर बहुत ज़्यादा है। ऐसी सूरत में हमने इस बात के लिए तय किया है कि ऐसे कोई भी केस जहां कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं उनको प्रायोरिटी देंगे, और प्रायोरिटी के साथ में उनके एडमिशन भी, और प्रायोरिटी के साथ ऐसे लोगों को भी हम, जो हमारा वैक्सीन का अभियान चल रहा है उस वैक्सीन के अभियान में भी और उनको प्रायोरिटी दे सकते हैं, ताकि उनको हम किसी भी तरह से इस संक्रमण से बचा सकें। इस प्रकार से हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अभी इसके बाद हम यहाँ आकर के डिटेल में बातचीत करेंगे। तो प्रमुख मुद्दे जो विषयों पर जो मुझे बात करनी थी उसमें मुझे सिर्फ यही कहना है कि अभी जो कोविड का ये दौर चल रहा है, उस कोविड के दौर में हम सारी चीज़ें जो मैनेज करने के लिए इस प्रकार से निकले हैं, उसमें बहुत उसके परिणाम भी अच्छे हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हमने 4 जगह मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तहत जो है वो टेम्परेरी जिसको नहीं बोल सकते हैं, उसको प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर भी बनाए हैं, जिसमें शिमला है, नालागढ़ है, उधर मंडी है और कांगड़ा है, टांडा मेडिकल कॉलेज, और यहाँ ऊना में भी जो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के अंतर्गत जो है वो जो एक बिल्डिंग हमारे पास उपलब्ध थी, उसके अंतर्गत यहाँ पर उसका अरेंजमेंट किया गया है, ताकि वहाँ पर जो है वो ट्रीटमेंट के लिए हम उनके लिए मदद कर सकें। तो कुल मिलाकर के मुझे सिर्फ इतना कोविड के सिलसिले में जो मुझे आज आपसे बात करनी थी, और बहुत सारे केसेस हमने यहाँ से जो थोड़ा सा जिसमें लगता था कि जिनको मैनेज करने के लिए जो है वो अच्छी सुविधा चाहिए, और उस दृष्टि से उनको टांडा मेडिकल कॉलेज और यहाँ पीजीआई में भी, और पीजीआई के अतिरिक्त जो है कुछ और जगह भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी वो लोग गए हैं यहाँ ऊना की अगर हम बात करें। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कोविड के सिलसिले में, और मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि हम बाकी इश्यूज को ज़्यादा ना लें। मेरे ओर से तो बात इतनी है। आपने पंजाब की बात की थी, बॉर्डर एरिया हमारा सबसे ज़्यादा, तो क्या ऐसी कोई उपाय है कि पंजाब से कुछ जो लोग बहुत ज़्यादा मेलों में आ रहे हैं, एक तो सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा, शांता जी ने आज कहा है कि नेताओं को कम से कम अभी कार्यक्रम रद्द कर देने चाहिए। इसी प्रकार का उन्होंने सुझाव दिया है कि सबसे ज़्यादा स्प्रेड जो है वो इस सिस्टम से। नहीं, हमने एक बात तो स्पष्ट कर रहे हैं कि हमने सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए, सोशल गैदरिंग के लिए जो निर्धारित मापदंड किया है, उस मापदंड के अनुसार हम काम कर रहे हैं। हम कुछ पॉलिटिकल रैलीज नहीं कर रहे हैं, हम कोई पब्लिक प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो उस जो हमारे जो एक लिमिटेशन हमने तय की है, उस लिमिटेशन के अंतर्गत ही तय कर रहे हैं। इंडोर जो है वो 50 टोटल नंबर जो है, या 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, और उसी तरह से आउटडोर जो प्रोग्राम है उसमें मैक्सिमम हमने 200 का रखा हुआ है, और या 200 के साथ साथ में उसमें मैक्सिमम 200 रखा है, लेकिन 50% ऑफ द टोटल जो ग्राउंड है, जो अवेलेबल आपके पास स्पेस है, उसके मुताबिक उसमें उस तरह की वॉल्यूशन तो नहीं है। लेकिन ये मीटिंग जो हमको करनी है, ये ऑफिशियल मीटिंग्स है, उसमें इस प्रकार की बात है। और मैंने विधायकों और मंत्रियों से भी इस बारे में बात की है कि छोटी मीटिंग करें, लेकिन आखिरकार लोगों के बीच में जा करके इस कोविड के मैनेजमेंट में भी सहयोग करने के लिए जाना पड़ेगा। जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब के हालात जो है वो स्वाभाविक रूप से आप देख रहे हैं कि हिमाचल की तुलना में काफ़ी खराब है। ऐसे सूरत में जो हमारा जो बॉर्डर एरिया है, जब हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो बहुत बड़ा विरोध अपने ही लोगों से, थोड़ा अगर गाड़ी को रोकना भी होता है तो भी आदमी जो है उस पर भी एतराज करता है। परेशानी हो रही है, कठिनाई हो रही है। हम कुछ दिन तक इस सारे विषय को लेकर के थोड़ा सा जरूर विचार करेंगे, लेकिन अगर ये कोविड का दौर इसी प्रकार से चलता रहेगा तो पर्टिकुलरली जो हम 7 राज्यों का हमने जिक्र किया था, तो 7 राज्यों से और भी उसमें संख्या ये 12 राज्यों से ऊपर चले गई है, जहाँ हैवी लोड है इसका वायरस का।
तो उसमें उस दृष्टि से सोचना पड़ सकता है। हम इसी बात को लेकर के भी सोच रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में पिछले साल का जो हमारा टूरिज्म का जो सीजन है बिल्कुल तबाह हुआ है, और अब की बार हम कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ना करें जिसके कारण टूरिज्म इंडस्ट्री पर जो है वो उसका इम्पैक्ट आए। इसलिए हमने जो अभी जो एडवाइजरी हमने जारी की है, एडवाइजरी जारी की है, उस एडवाइजरी के मुताबिक जो 7 स्टेट है, जो हैवी लोड वाले स्टेट है, उनके लिए हमने जारी की है। और उसमें जारी करने की वजह यही है कि जो भी लोग यहाँ पर वहाँ से आए तो उन तक ये जानकारी रहे कम से कम कि अगर हम हिमाचल जा रहे हैं तो हमको 72 आवर्स की RT-PCR टेस्ट के साथ जो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करना है। तो इस सारी चीज़ के लिए उनको बताया गया है। और उसके बाद वो होटल में जो हमारे प्राइवेट होटल हैं चाहे गवर्नमेंट के हैं, उसमें जो SOP हमने जारी की है, SOP के अंतर्गत जो है हमने वहाँ पर इंश्योर किया कि वहाँ की जिम्मेवारी होटलियर एसोसिएशन और उसके साथ साथ मिलकर के उसका तय करें ताकि कोविड के प्रोटोकॉल की वॉयलेशन उसमें ना हो। तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से अभी हम फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर संक्रमण बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा अगर ये होगा तो उस बात को लेकर के अभी तक ये विषय ओपन है, आने वाले समय में उस पर विचार करेंगे। सर कुछ धार्मिक जो मेन हमारे धार्मिक स्थल हैं, हाँ। उन्हें कुछ समय के लिए बंद किया जाए तो ये जो बाहर से आने वाले लोग हैं इनके ऊपर भी अंकुश लगेगा। और जो आप स्वाभाविक, देखिए इस बात से हम सहमत हैं, लेकिन बहुत दोनों तरफ से चीजें हैं इसमें। हमने जो रिस्ट्रिक्शन में एक पार्ट उसमें लगा दिया कि मंदिर बंद नहीं होंगे, दर्शन करने हैं, दर्शन किए जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ रिस्ट्रिक्शन हमने ये लगाई कि जो लंगर लगते थे वो नहीं होंगे, भजन कीर्तन होते थे, हवन होते थे, यज्ञ करते थे, वो नहीं होंगे। उसकी वजह है कि उसमें से संक्रमण होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पर कॉन्टैक्ट एकदम बहुत ज़्यादा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसी सूरत में हमने सिर्फ दर्शन तक ही सारे विषय को रखा, और उसमें भी जो मंदिर हैं हमारे, तो उसमें SOP दे करके हमने जो वहाँ पर भी हमने इसी बात करी कि वो सुनिश्चित करें, उसका पालन करते हुए वहाँ पर जो है उस मंदिर में दर्शन किए जाए। सर अभी अपने टूरिज्म की बात करी, लेकिन अभी शिमला में होटल एसोसिएशन ने ये मना कर दिया कि जो हम उनके जो COVID-19 रिपोर्ट है वो हम नहीं देखेंगे, सरकार का काम है। देखिए उनको, मुझे लगता है कि उनको समझना चाहिए इस बात को। मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात को होता है कि इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग चीज़ों को समझने में कोताही करते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने तब बोला कि वो होटल वालों को करना है, हमने इनको बोला कि SOP आपको दिया गया है उसका पालन करिए। और हमने एडवाइजरी जारी की है, एडवाइजरी लागू होती है तो जो उस स्टेट के लोग आएंगे उनके लिए एडवाइजरी है कि वो इंश्योर करें कि मैं अगर हिमाचल प्रदेश से आ रहा हूँ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मैं मुंबई से आ रहा हूँ, तो मैं इंश्योर करूँ कि भाई एडवाइजरी हिमाचल गवर्नमेंट ने जारी की है और उस एडवाइजरी के मुताबिक मुझे 72 आवर्स के RT-PCR टेस्ट करवा के जाना है। लेकिन होटल वालों को हमने इतना ही कहा कि जो SOP है उसका तो पालन करें, नहीं तो अगर स्थिति ये बन जाएगी तो फिर होटल कहाँ से चलेगा। होटल बंद, जब हम पूरा बंद कर देंगे, कहीं हम बंद करने की नौबत आई तो भी तो ये लोग बोलेंगे, इसी तरह से बोलेंगे होटल बंद हो गए, क्योंकि टूरिस्ट आना जाना बंद हो जाएगा। हमने उसमें स्कोप उसमें इसलिए रखा है तो कोई आदमी अगर जो है वो कोविड की संक्रमण से प्रभावित नहीं है, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है, उससे हमको क्या आपत्ति होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में वो होटल में आए, होटल में रुके, होटल में खाए और वो घूमे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। सर उनका कहना ये है कि एक तो उससे बुकिंग जो है वो रद्द हो रही है, दूसरा उनका ये कहना है कि अगर ये हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो प्रदेश सरकार ने आपने वित्त पोषण की स्कीम बनाई है उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट की, और केंद्र सरकार ने 3 योजनाएं हैं, उनको कांगड़ा बैंक और जो प्रदेश के बैंक हैं वो नहीं मान रहे, क्योंकि ज्यादातर होटलियर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं। इस सारे इसमें इसका कोई रास्ता निकालने के लिए हमने बोल दिया है, इसको वे ऑफ निकालिए, क्या हो सकता है उसकी बात भी हमने सुनने के लिए बोला हुआ कि आप वे हमको बताएं, पूरा रिप्रेजेंट करें और ताकि हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकें, उसमें मदद के रास्ते, उसके लिए हम सरकार की ओर से जो मदद कर सकते हैं वो करने की कोशिश। पंजाब में उसकी काफी प्रतिशतता पाई गई है, लेकिन जो हिमाचल में सैंपल आ रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग बोल रहे हो, तो क्या उसमें तेजी लाने के लिए कोई प्रयास किया जा सकता है? देखिए वहाँ पर एक तो ये है कि इस मेन ट्रेन की जो टेस्टिंग की जो एक व्यवस्था है उसमें बहुत ये सब जगह नहीं है, आपको मालूम है।
और जगह ही है। और उस सूरत में जो हमने यहाँ से हिमाचल प्रदेश के जो सैंपल भेजे हैं उसमें से कुछ के टेस्ट आए और हिमाचल प्रदेश में भी ये दुखद है कि भाई कुछ स्ट्रेन उसमें पाया गया है लोग। तो ऐसे में थोड़ा चिंता का विषय तो है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई कि हमारे जो टेस्ट के लिए जो सैंपल भेजे हैं उसकी रिपोर्ट जल्दी आ सके ताकि हम और चीज़ों को मॉनिटर करने में काम कर सकें। सब निगमों के जो चुनाव हुए हैं, कांग्रेस का कहना है कि जो ये सत्ता का सेमीफाइनल उन्होंने जीता है और उसके लिए अब जो आगे मिशन रीत जो है भाजपा सोचती है उस पर कोई फर्क पड़ेगा? उस पर कतई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए नहीं पड़ेगा, उनको मालूम होना चाहिए कि 7 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में 4 कॉरपोरेशन के चुनाव हुए और 6 जगह नगर पंचायत के चुनाव हुए। 6 नगर पंचायत के जो चुनाव हुए 7 तारीख को, उसमें 5 जगह भारतीय जनता पार्टी ने, वो उनको इस बात का एहसास नहीं। दूसरे, धर्मशाला की नगर निगम कांग्रेस के पास थी, वो हमने कांग्रेस से छीनी, वहां भारतीय जनता पार्टी थी। मंडी कांगड़ा की कॉरपोरेशन धर्मशाला यानी कि सबसे बड़े जिले की कॉरपोरेशन, उसके बाद उससे दूसरे बड़े जिले की कॉरपोरेशन मंडी, वहां हम 15 में से 11 सीटों पर भाजपा जीती। मेयर डेप्टी मेयर भाजपा के बने। सोलन में 1 वोट से उनका बना। फिर पालमपुर में है, पालमपुर के एक वो जिसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमने इस बात को लेकर के स्वीकार किया है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में उस व्यवस्था पर हमको उसके प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए। हमने 3 कॉरपोरेशन एक साथ बनाए। वो 50 साल सत्ता में रहे, एक कॉरपोरेशन शिमला, एक कॉरपोरेशन धर्मशाला बन गया। हमने 3 साल के पूरे होने के बाद भी हिम्मत करके हमने कहा कि पार्टी के सिंबल पर चुनाव कराने की बात है, हम उसके लिए तैयार। हमने कराया, आमतौर पर नहीं कराते। कांग्रेस होती तो यही करती कि पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं करती और फिर उठाव तो करके जो है वो जिस प्रकार से सारा किया जाता है, मैनेज किया जाता है, सरकार को तो सुविधाजनक होता। लेकिन हमने कहा कि हम करेंगे, हम किया। इसलिए सारी चीज को सेमीफाइनल अभी इसके बाद अभी 2 उपचुनाव है, एक फतेहपुर का उपचुनाव है, मंडी लोकसभा का उपचुनाव है। आने वाले समय में भी शिमला की कॉर्पोरेशन भी बाकी है। अभी दौर कई आएंगे और उनको इस बात को लेकर के कहीं दे शुड नॉट जंप टू द कंक्लूजन कि ये हो गया। ये एक थोड़ी देर के लिए उनको थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ी कुछ बूंदे जो है उन पर ऐसी गिरी है जिससे राहत महसूस हुई है गर्मी में, लेकिन दौर अभी तक आगे रहेगा। मैं ये कह सकता हूँ, मैं दावे के साथ कहूँगा भाजपा की सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 2022 में फिर भाजपा की सरकार हिमाचल में। सर, कांग्रेस का आपने कहा कि चार्जशीट जो बनाई थी पहले उसकी जांच होगी और कई मामले हैं, तो पाल सिंह ने चुनौती दी है कि आप उसको साबित करें। ऐसा है कि मैं उस पर बहुत ज्यादा बोला, मैंने कई महीनों के बाद बोला है और एक ही बार बोलने पर हमारे इतनी प्रतिक्रिया हम देखी कि परेशान हो गए। वो हर रोज 15 दिन के बाद 10 दिन के बाद मंडी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जो बोलना होता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, आप बोलिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम तो कई महीनों के बाद बोले, हमारे एक बोलने पर ही उनकी परेशानी इतनी इस कदर हो गई कि वो बिल्कुल बौखला गए। हकीकत है, कड़वी लगेगी। सर, कांग्रेस ने फर्जी रजिस्ट्रेशन गाड़ियों के बारे में सीबीआई की जांच की मांग की। देखिए, इसमें पहले तो हम सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि ये हुआ कैसे, वजह क्या है, कौन लोग शामिल हैं, और इसके बाद पहले गवर्नमेंट अपने आप में जो है वो सक्षम है इस इंक्वायरी करने के लिए, और उसके बाद आगे बढ़ करके आगे चीजें सोचने होंगी। वो विषय तब का है, लेकिन ये इतना ऐसा नहीं है, इसमें बहुत आसानी से पकड़े जाएंगे वो। सर, कोविड के दौरान क्या निजी हॉस्पिटलों की मदद भी ली जाएगी? हमने इस बात के लिए भी तय किया है कि गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कहाँ हम जो है वो अपने बेड कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करके कहाँ हम व्यवस्थाओं को और जो है बेहतर कर सकते हैं, और इसके बाद आवश्यकता महसूस होगी तो उस बात को लेकर के जरूर करेंगे। प्रदेश में अभी भी टेस्टिंग की जो है संख्या है वो बहुत ही संतोषजनक है। अभी भी एवरेज 7 से 8 हज़ार
क्या सरकार इससे संतुष्ट है? नहीं, बिल देखिए हमने बोल दिया है, हम इसको धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं। और पहले ये आपकी जानकारी के लिए कि सिचुएशन ये थी कि हिमाचल प्रदेश में इस टेस्ट की सुविधा ही नहीं थी। जो शुरू के धर्मशाला के केस आए थे तो हमको वो सैंपल एम्स पे भेजने पड़े थे और पूना के लिए भेजने पड़े थे। आज हिमाचल प्रदेश में हम 15,000 तक की कैपेसिटी रखते हैं, हम 8,000 से ऊपर चले गए एज ऑन टुडे। अपडेट करने की और ज़्यादा हमने फोकस कहा है, तो फोकस होकर के कहा भी करने के लिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि खासतौर से उसमें निश्चित करेंगे कि हमारी टेस्टिंग ज़्यादा बढ़ेगी। सर क्या है जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं या होटलियर्स हैं, जिनके ऑपरेटर्स, उनको भी फ्रंटलाइन में शामिल किया जाएगा? और सबसे बड़ी बात, प्रेस को फ्रंटलाइन में शामिल नहीं किया गया।